अस्सलामुअलैकुम ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन, आज का शो हम बहुत ही अहम बात से स्टार्ट करेंगे। एक वक्त का वाक़या है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मुल्क के बादशाह ने अपना शाही हकीम भेजा उनके साथियों की खिदमत करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए। कुछ अरसे बाद उस हकीम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी वापस जाने की। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इजाज़त वापसी जाने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ मरीज़ों का इलाज करने आया था, फ़ारिग बैठने नहीं आया था। तो उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वजह पूछी कि क्या आपके यहाँ कोई बीमार नहीं होता? आपके यहाँ सेहत का राज क्या है? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम लोग हमेशा भूख रख कर खाना खाते हैं। जी जनाब, इस बात में इतनी मेडिकल हिकमत है कि इसको अपना कर आप पेट और जिस्म की बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। जो हम अक्सर और बेशतर आपने देखा होगा, लोगों को जब भूख लगती है तो हम इतना खाना खा लेते हैं, अपनी पेट आपका अपना है, अपनी सेहत से ज़्यादा, अपने पेट से ज़्यादा जो है आप खाना खा लेते हैं। तो यही वजह जो है सम टाइम आपकी बीमारी की वजह बनती है। तो जनाब, आज हम बात करेंगे मैदे के अमराज पर। कल भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, आपने ये बात सुनी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि बिल्कुल। वसल्लम ने क्या वजह बताई और क्या रीज़न बताया, क्योंकि उनके यहाँ पे लोग कोई बीमार होते ही नहीं थे और सेहत की वजह ये थी कि वहाँ पे वो लोग भूख को रख कर खाना खाते थे। तो इस सवाल से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखें हदीस से भी साबित है कि आप 3 हिस्से जो हैं वो मैदे के रखें, एक खाने के लिए, एक हवा के लिए और एक पानी के लिए। बिल्कुल। ज़ाहिर सी बात है कि अब जब आप पेट इस हद तक खाएँगे, ना पानी की गुंजाइश रहेगी ना हवा की, तो आपकी तबीयत में भारीपन आएगा। बिल्कुल। अमूमन जैसे कल भी हम कॉलर्स की बात कर रहे थे या इसके बाद भी मेरे पास कॉल्स आती रहीं, तो लोगों की ज़्यादातर जो शिकायत थी वो इसी हवाले से थी कि हमें जो है वो खाना हज़म नहीं होता या पेट पे भारीपन आ जाता है। या ये भी रही कि जी हमें अब भूख नहीं लगती है, थोड़ा-सा खाया और उसके बाद ऐसा लगा कि अब बहुत ज़्यादा खा लिया। बिल्कुल। तो इन तमाम चीज़ों की जो वजह है, वो मेन वजह यही है कि हम बिल्कुल अपने स्टमक को उसकी जो बिसात है उससे ज़्यादा भरते हैं। तो उसके बाद उसको चलने की गुंजाइश नहीं रहती, एक मसला। दूसरा ये कि ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा जो है वो मैदे को चाहिए होती है। खून में जो गर्दिश चाहिए है मैदे में, वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो ऐसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है, यानी कि उसकी जो एक्टिविटी, उसका जो फ़ंक्शन है मैदे का, वो मुतासिर होने लगता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों के हवाले से। बच्चों को अक्सर वॉमिटिंग की शिकायत रहती है, मोशंस की शिकायत रहती है, डायरिया हो जाता है। तो उस सवाल से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखें, इस हवाले से मैंने कई दफ़ा वैसे ब्रीफ़ किया है और ये इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है कि लोग बहुत सारे जो हमें सुन रहे होते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी आज हमें ज्वाइन किया है, वो चीज़ ये वाज़ेह रखें कि बच्चों में, क्योंकि ये अलामात बहुत कॉमन हैं और ख़ास तौर पे इवन छोटे बच्चों में 6 महीने से ऑनवर्ड ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आती है। 6 महीने से लेके 3-4 साल तक के बच्चे, जब तक वो बहुत स्टेबल नहीं हो जाते, उनमें ये शिकायत बहुत कॉमन है कि जी वॉमिट होने लग जाती है अचानक, और या उसके थोड़ी देर के बाद पेट में दर्द और मरोड़ और उसके साथ मोशंस, ये सब जिसे हम गैस्ट्रोएंटराइटिस कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और अमूमन ये होता है कि बच्चों में ज़्यादातर घर में जो अद्वियात मौजूद होती हैं वोमिटिंग को कम करने के हवाले से, वो भी दी जाती हैं। मैं ग्रेविनेट का बात करूँ, बहुत कॉमनली दी जाती है बच्चों में, लेकिन उसके बाज़ औक़ात ऐसा आपने देखा होगा कि वो आप पिलाते भी हैं, उसके बावजूद बच्चा वो दवाई जो पी है वो भी बाहर निकाल देते हैं। जी। बेसिकली इसकी क्योंकि वजह जो है, जब तक वो ख़त्म नहीं होगी कि क्यों ये हो रही है, तब तक जो है वो मसले का हल नहीं आएगा। यानी वोमिटिंग को आप ख़त्म नहीं कर सकते, जो उल्टी आ रही है उसको यार नहीं रोक सकते। इसकी वजह होती है गैस्ट्राइटिस, यानी एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाना, मैदे में तेज़ाबियत बच्चों में जब बढ़ती है, तो क्योंकि अभी जो लेयर है, जो प्रोटेक्शन की लेयर है, वो इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती है और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो ज़रा सी भी तेज़ाबियत ज़्यादा होने की सूरत में जो मैदे की झिल्ली है अंदर की, वो मुतासिर होने लगती है उस तेज़ाब से। ओके। तो ऐसी सूरत में जैसे हम हाथ में कोई चीज़ चोट लग जाए, जल जाए या छिल जाए, तो ऐसे सूरत में पानी भी हमें जो है वो लगता है और हम अवॉइड करते हैं। इवन बाज़-वक़्त गर्म हवा भी अगर टकरा रही होती है तो हमें तकलीफ़ होती है। तो डॉक्टर साहब, वजह क्या बनती मैं है? वही बताऊँ कि अब अगर आप समझें कि अगर ये चीज़ आपको क्या होता है, कम से कम 6-8 घंटे चाहिए होते हैं कि वो हील हो जाए, एक पहली एक हल्की सी लेयर आ जाए, उसके बाद फिर आपको पानी या साबुन या कोई और चीज़ नहीं लगती। इसी तरीके से मैदे का भी है कि मैदे में सोजिश हो रही है ना, तेज़ाब जो है वो मैदे की दीवारों से टकरा रहा है और अभी क्योंकि प्रोटेक्शन जो लेयर है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो मैदे की अंदर की जो झिल्ली है, जो लाइनिंग है, उसको जला रही होती है।
तो गैस्ट्राइटिस जिसे हम कहते हैं, यानी गैस्ट कहते हैं स्टमक को, तो गैस्ट्राइटिस यानी स्टमक में इन्फ्लेमेशन होना, ठीक है। सोजिश होना। तो वो सोजिश जब ख़त्म होगी तभी उल्टी रुकेगी, क्योंकि ऐसी सूरत में मैदा कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे आप हाथ नहीं रखने देते किसी जख्म पे जब की सूरत में, इसी तरह मैदा भी जो है वो पानी भी इवन जब तक टकराएगा तो उस सूरत में वो भी बाहर निकालने की कोशिश करे। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, ऐसी अद्वियात देने की ज़रूरत होती है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करें। ठीक है। बच्चों में अमूमन इसके लिए भी साशे की फॉर्म में भी आती हैं, सिरप फॉर्म में भी आते हैं, वो हम बच्चों को एडवाइस किए जाते हैं ताकि वो इसको पिलाएं वालिदैन, और उसके बाद जब वो हील हो जाए, जब वो उसमें बेहतरी आ जाए तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ग़िज़ा स्टार्ट करें। ठीक है। तो डॉक्टर साहब पेट में दर्द की वजह और मरोड़ की वजह भी यही होती है? अच्छा, अब होता क्या है कि अमूमन जो बच्चों में गैस्ट्राइटिस है, सवाल ये कि होता क्यों है। सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज जो है वायरस है। ठीक है, जिस तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है इस तरह वायरसेस हैं। अच्छा, वायरस के लिए कोई ऐसा कोई एंटी वायरल नहीं दी जाती है, इसमें सिर्फ वेट किया जाता है उस वायरस का ड्यूरेशन, चाहे वो 4 दिन का है, 5 दिन या 7 दिन, वो अपना पूरा करे और उसके बाद वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाए। ठीक है। तो शुरू में आप ज़रा गौर करें कि पहले जो सिम्टम्स आएंगे वॉमिटिंग के आएंगे, बच्चा जो है कै करेगा, मतली करेगा, उल्टी करेगा, खाना नहीं, जो कोई भी आप चीज़ पिलाएंगे बाहर निकाल। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, फिर वो पेट में यानी उल्टी में आराम आना शुरू होता है, लेकिन पेट में दर्द शुरू होता है। पेट में दर्द शुरू होते होते फिर मोशंस लगना शुरू हो जाते हैं, यानी गैस्ट्रो एंट्राइटिस, एंट्राइटिस कहते हैं आंतों को, तो यानी स्टमक से नीचे उतरा और आंतों में चला गया वायरस। अब सिम्टम्स कौन से शुरू हो जाएंगे, आंतों वाले। आंतों के सिम्टम्स कौन से आ रहे हैं? डॉक्टर साहब हम सिम्टम्स को भी डिस्कस करेंगे, तो जनाब आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। शो में इस वक्त हम लाइव हैं 10 से 11 बजे के दरमियान, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ यहाँ ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। जनाब वेलकम बैक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है मैदे के मर्ज पर। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कुछ सिम्टम्स के हवाले से बात कर रहे थे जिस पे हमें ब्रेक पे जाना पड़ा था। जी देखें, क्योंकि गैस्ट्रोएंटराइटिस की हम बात कर रहे थे, हमने कहा था कि वोमिटिंग जो है वो स्टार्ट होती है और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आंतों की अलामात शुरू होती हैं, जिसके अंदर लूज़ मोशंस की हम बात करते हैं। अच्छा, अब ये जो लूज़ मोशंस हो रहे होते हैं बच्चों में, तो इसमें अब वालिदैन ज़ाहिर परेशानी होती है। वोमिटिंग के लिए मैंने आपको बताया कि मैदे की तेज़ाबियत जब तक ख़त्म नहीं की जाएगी, चाहे वो मेडिसिन से की जाए, दही का इस्तेमाल भी करते हैं इसके अंदर, और फ़ौरी तौर पे हमारे ये होता है कि मेडिसिन खिलाई गई, या चाहे वो वॉमिटिंग की हो या तेज़ाबियत कम करने की, और फ़ौरी तौर पे जो है वो फिर कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ दिया जाए। ये नुकसानदेह। एकदम से फ़ौरी तौर पे आप अगर कुछ देंगे तो असर नहीं करेगा, थोड़ा टाइम चाहिए मैदे को हील होने के लिए। जब मोशंस होना शुरू हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में अब आपने ORS, सबसे पहली जो चीज़ करनी है वो ये है कि क्योंकि वायरस है या बैक्टीरिया हो, जो भी दोनों में से है, इसको बेहतर ये कि ये बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाए। तो बॉडी से एक्सपेल आउट होने के लिए, नहीं बाहर निकलने की ज़रूरी है कि आप इनटेक अच्छा रखें। किस तरीका लें? ORS की फॉर्म में। ORS बच्चे को आप पिलाते रहें, लिक्विड फॉर्म में भी, कल भी हमने ये बात कही थी कि लिक्विड फॉर्म में भी आता है और वैसे भी है पाउडर फॉर्म में, तो वो आप बना के बच्चों को पिलाएं। तो इससे जो है काफ़ी हद तक जो है यूँ समझ लें कि आप क्योंकि हाइड्रेट कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर बैलेंस रख रहे हैं बॉडी के अंदर, पानी की मिकदार वाफ़िक मिकदार जा रही है, तो परेशानी की बात नहीं है। अगर ऐसी सूरत में मोशंस हो भी रहे तो उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, यानी होते रहने चाहिए है। आप कम से कम पानी जो है वो रेगुलर मिकदार में जाए। अच्छा, ऐसी सूरत में अवॉइड करें कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, अमूमन होता है जो बाहर के जो ये आपके पैक जूसेस हैं, इनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनमें सिट्रिक एसिड होता है, ये तेज़ाबियत को और बढ़ाता है। बच्चों शायद उस वक्त पी तो लेते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन फिर वो चीज़ भी उलट देते हैं और वो मज़ीद तेज़ाबियत को बढ़ाती है और गैस्ट्राइटिस को। ठीक है। डॉक्टर साहब वो कहते हैं ना कि अगर बच्चा बीमार होता है तो घर में माँ बाप सभी बीमार हो जाते हैं। अक्सर बच्चे कंप्लेन करते हैं भूख का ना लगना, पेट सख्त हो गया, तो इसकी क्या वजह बनती है? अच्छा देखें, पेट सख्त होना या पेट में मरोड़ की कैफियत जिसे आप कहते हैं वो डेवलप होना, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, बच्चों में बाज़त पता नहीं चल रहा होता, छोटे बच्चों में 6 महीने से लेके 2 साल तक के बच्चे जो है इवन लोकलाइज नहीं कर पाते कि उनका एक्चुअल दर्द हो किधर रहा है, और बस ये होता है कि सिर्फ रो रहे होते हैं। अब ऐसी सूरत में आपका काम ये होता है कि अपने तौर पे ख़ुद एग्जामिन थोड़ा बहुत कर सकें। आप पेट के ऊपर हाथ लगा के हर तरफ देखें कि सख्तगी आई है या नहीं आई है। एक तो होता है ना, हम लफ्ज़न बोलते हैं बच्चे का पेट सख्त हो रहा है, आप फील करके चेक करें। अच्छा, इसके बाद ये देखना होता है कि पूरे दिन के अंदर बच्चे ने कितनी दफ़ा जो है वो मोशंस किए हैं। ठीक है। अगर ये मोशंस रुके हुए हैं या कॉन्स्टिपेटेड बच्चा है फॉर एग्जांपल, जिसको कब्ज़ हो रहा है, तो ऐसी सूरत में पेट में सख्तगी आना शुरू हो जाती है और क्रैम्प्स पड़ते हैं बच्चों में,
तो फिर हम क्रैम्प्स को तोड़ने के हवाले से जो है क्रैम्प्स ताकि जो यानी मरोड़ उठ रहा है उसको तोड़ने के लिए मेडिसिन्स भी दी जाती हैं, सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल हैं वो। इसके साथ साथ एक मैं टोटके के तौर पे बताऊं कि आप अगर शहद का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 6 महीने का अगर बच्चा है तो आप 1/4 चमचा शहद जो है उसको पिलाएं। अगर 1 साल का बच्चा है तो आधा चमचा शहद जो है वो उसको पिला जाए। इवन उस वक्त पे भी जब ये बच्चा मतली और कै करता है और जब थोड़ा ठहराव आ जाए, तो ऐसी सूरत में पहली चीज़ होता है ना, क्या दी जाए, अभी क्या खिलाना शुरू किया जाए, वो जो पॉरेजेस हैं या सीरियल्स हैं, दलिया है या ये दिया जाए, तो ऐसी सूरत में उससे बेहतर ये है कि पहले शहद दिया जाए, क्योंकि शहद खुद जो है वो एक अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। डॉक्टर साहब, अब बात अगर बच्चों की हो रही है तो अक्सर बच्चों का ये प्रॉब्लम है, वो कॉन्स्टिपेशन का बहुत शिकार रहते हैं, 8 डेज़ 10 डेज़ गुजर जाते हैं, तो उस सवाल से आप क्या कहेंगे? उस सूरत हाल में भी हमें सिर्फ ये शहद का इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा देखें, इसमें कई चीज़ें हैं, दही का इस्तेमाल है, शहद का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा इसबगोल का भी थोड़ी मिकदार आप बच्चे को दे सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ साबुदाना, यानी वो चीज़ें दी जाएं जो घर में अवेलेबल हैं नेचुरल फॉर्म में, बजाय का इसके आप जो है पैक्ड आइटम्स की फॉर्म में बच्चे को देने की कोशिश करें, उससे मज़ीद जो है वो चीज़ बिगड़ सकती है। एक बात। दूसरा ये कि पानी जो है, कब्ज़ को आप तोड़ने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये कि पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें बच्चों को। ठीक है, वो मुझे पता है कि ये अंदाज़ा है कि बच्चे नहीं ले रहे होते, लेकिन हमें ज़बरदस्ती थोड़ा सा करना पड़ता है, चाहे वो 1-1 चमचा 2-2 चमचा, यानी कुछ ना कुछ फ्लूइड जाता जाएगा, कब्ज़ ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। जब कब्ज़ होता है तो ऐसी सूरत में आंतें जो हैं वो जज्ब कर रही होती हैं, तो जितना पानी ज़्यादा जज्ब हो जाएगा आंतों से, तो उस सूरत में और ज़्यादा सख्तगी आती चली। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त बात आपने बताई। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इसबगोल का भी आपने जिक्र किया, तो उसको आप किस तरह से दे सकते हैं? पानी में घोल के दे सकते हैं, नीम गर्म पानी में या ठंडे पानी में, किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा देखिए, बड़े तो अमूमन इसबगोल का ऐसा है कि इसकी जो पैलेटेबिलिटी है, बहुत बड़ों में भी मैंने देखा है कि बड़े भी बाज़ इसको मुश्किल से पीते हैं कुछ लोग जो हैं, या वो होता है कि केले में आपने उसको चिपका लिया और उसके साथ खा लिया, स्लिपिंग करवा ली, क्योंकि वो हलक में ऐसा लगता है जैसे फंस रहा है। सूखा अगर आप फाँकते हैं और पानी पीने की कोशिश करते हैं तो ग्लिसरीन इफेक्ट आता है। कुछ ऐसे हैं कि जो उसको पानी में डाल के थोड़ा नरम कर लेते हैं, उसके बाद पी लेते हैं। बाद जो है वो आपके जैसे रूह अफ़ज़ा टाइप का जो है उसमें भी आप मिला के दे सकते हैं, कोई इस टाइप का कोई शरबत हो उसमें भी आप मिला के दिया, यानी जिसको पैलेटेबल बनाना है, ईजी करने के लिए। ठीक है, तो जिस सूरत में भी चला जाए, एग्जैक्टली, बच्चों को बस फ़ायदा पहुंच जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि बच्चों को आई थिंक ये दवाइयाँ देना, कुछ ग़िज़ाएँ देना, ये ज़्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत बड़ों के। तो डॉक्टर साहब, अगर हम चलते हैं बड़ों की तरफ तो बात करेंगे, बच्चों में तो आपने बता दिया मोशंस, वॉमिटिंग, ये सब चीज़ें आपने बता दी, लेकिन मैंने सुना है कि माएँ जो हैं वो अक्सर एंटीबायोटिक्स का फ़ौरी इस्तेमाल कर देती हैं। मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, तो ये कितना गलत है? बिकॉज अभी मोशन लगे नहीं, अभी वॉमिटिंग्स हुई नहीं कि आपने जो है वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर दिया, तो सवाल से भी कुछ आगाही दीजिए। अच्छा, इसमें मैं बार बार ये लफ्ज़ कहता हूँ कि जब भी हम आपस में डिस्कस करते हैं ख़ानदान में या लोगों के साथ बैठ के, तो ये चीज़ आती है कि जी किसी ने उसके बच्चे को भी ये प्रॉब्लम हुई थी, उसमें उन्होंने ये सिरप दे दिया था, उससे फ़ायदा हो गया था, तो वो घर में अपने तौर पे फ़ौरन तजर्बा करते हैं और अपने बच्चे को ये चीज़ पिला दी जाती है। इस बात को जहन में रखें कि अमूमन जो कॉज है वायरस की, यानी जो मोशन होता है तो बच्चों को, वो ज़्यादातर जो कॉमन कॉज है वो वायरल है, और बैक्टीरियल के भी चांसेस होते हैं। लेकिन ऐसी सूरत में डॉक्टर से रुजू करने के बाद जो वो असल में डोज़ का मसला आता है। मसला ये है कि अगर हम डोज़ सही कैलकुलेशन पे नहीं होगा और बच्चों को पिलाया जाएगा, तो उस सूरत में आप कहेंगे जी हमने दिया भी और फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा था कि अब जैसे फ्लैजिल की मैं बात कर लूँ तो बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके डोज़ एडजस्ट होता है। ऐसे नहीं है कि आँख बंद करके किसी को 100 मिलीग्राम आपने दे दिया बच्चों, किसी को 50 मिलीग्राम दे दिया, ऐसे नहीं है। तो जो डॉक्टर्स अब जब एडवाइस कर होते हैं, आपने देखा होगा जो भी क्लिनिक पे भी हों, बड़ों या बच्चों में, वो आपका वेट पूछते हैं। मैं अक्सर होता है कि जब डिस्कस हो रहा होता है या कोई मेडिसिन एडवाइस करनी होती है, वेट पूछता हूँ और एज, क्योंकि एज और वेट के हिसाब से फिर डोज कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर मैं कहूँ 40 किलो जो है का बच्चा है फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन उसकी उम्र जो है वो अभी 9 साल है, तो ऐसी सूरत में उसका डोज क्या बनेगा? पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि आप बॉडी वेट के, फिर यहाँ पर हम आता है कि जी हम एडल्ट डोज देंगे उसके, क्योंकि उसका वेट बहुत बड़ों की तरह है लेकिन उसकी उम्र कम है, तो ऐसी सूरत में बच्चे को क्या डोज जाएगा? तो वो फिर बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट होगा, और अगर 40 से ज़्यादा वेट है उसका, तो फिर ऐसी सूरत में वो एडल्ट कैटेगरी के अंदर लाई करेगा और फिर एडल्ट डोज में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बार बार एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, जितना हो सके आप घरेलू टोटके करें, या जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वायरस जो है वो 3 दिन 4 दिन लेता है, वो खुद
ही ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, अगर हम आगे बढ़ें और बात करें कि जिन लोगों का पित्ता फॉर सम रीज़न निकाल दिया जाता है, उनको हज़म करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखें, ये भी बहुत कॉमन है। अब जाहिर बात है, एक ज़माना था कि जब पित्ते का ऑपरेशन जो है जब होता था, एक तो बड़े ऑपरेशन उसके इंसिशंस होते थे, हॉकी स्टिक इंसिशंस टाइप के दिए जाते थे। और अब जाहिर बात है फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ गई है। अगर हम देखें कि जहाँ पर भी अगर देखते हैं डायग्नोसिस अच्छे हो गए हैं, इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो अच्छी हो गई हैं, तो अर्ली डायग्नोस हो जाता है कि जी इन्फ्लेमेशन हो रही है पित्ते के अंदर, उसको निकाल दिया जाता है अगर वो बार बार हो रहा हो, या अगर स्टोन्स हो रहे हैं और स्टोन्स आपको अब तंग कर रहे हैं, यानी बार बार तो डॉक्टर इन्फेक्ट साहब, हो ये रहे हैं। पित्ता निकालने से अच्छा, अब ऑब्वियसली देखिए प्रॉब्लम तो होता आती क्या है, होगी। बात ये है कि पित्ते का काम ये है कि जो भी रतूबत है, दो किस्म की रतूबतें जो हैं वो आपके मैदे में आ रही हैं, वैसे तो इससे भी ठीक ज़्यादा है। हैं। मैं एक बेसिक जो बड़ी रतूबतें जो ज़ाहिर होती हैं, जो सिक्रीट होती हैं, एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेज़ाब जो मैदे में है। जब जैसे ये फिर एक आंत में जाता है, जिसे सी शेप ड्यूडेनम कहते हैं, इस आंत में आपके सामने पिक्चर भी चल रही होगी, इस आंत का जो हिस्सा है, इस आंत में आपका जो रतूबत आ रही है वो आपके पित्ते से आ रही है। अच्छा, अब पित्ते में रतूबत एक्चुअली खुद पित्ता नहीं बना रहा होता, ये रतूबत बनती है, यानी जिसे हम बाइल सॉल्ट कहते हैं, बाइल फ्लूइड कहते हैं, ये जो है आपका आ रहा है लिवर से, कलेजी इसको बना रही है। लेकिन कलेजी के मुख्तलिफ छोटे छोटे सेल से बन के फिर एक जगह पे ये थैली की फॉर्म में, जिसे हम पित्ता कहते हैं, उसमें स्टोर होता है, और जितनी रिक्वायर्ड होती है वो मिकदार फिर एक डक्ट के थ्रू इस छोटी आंत में आती है। अब जब ये पित्ता निकाल दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो रतूबत बनना बंद हो गई है, यानी बाइल एसिड्स जो हैं वो बनना बंद हो गए, ऐसा नहीं हो रहा होता। बाइल बन रहा होता है, लेकिन बाइल की जो क्वांटिटी है वो इतनी स्टोर्ड फॉर्म में ज़्यादा नहीं होती है। जो लिवर से आ रहा है डायरेक्ट, फिर वो आपकी इस आंत के हिस्से में उतर रहा है। तो ऐसी सूरत में आपको फिर कंट्रोल रखना होता है थोड़ा डाइट को, यानी शुरू के अंदर ख़ास तौर पे 3 महीने जब ऑपरेट हो जाए, उसके 3 महीने तक ये कहा जाता है कि आप जो फैट्स हैं उनकी मिकदार को कम से कम रखें। ठीक है, फैट्स इंटेक आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि फैट्स की डाइजेशन जो कर रहा होता है, जो हेल्प कर रहा होता है उसको तोड़ने में, वो आपका बाइल सॉल्ट्स कर रहे होते हैं। तो अब अगर आप, जाहिर बात है आपको बताया कि अब उतनी फॉर्म उतनी क्वांटिटी में नहीं बन रहा है, तो डॉक्टर साहब, मैं यही क्वेश्चन आपसे करना चाह रही थी कि जो हमारी ग़िज़ाएँ हैं वो कितना रोल प्ले करती हैं आपके मैदे को सेट रखने में और डिस्टर्ब करने में? बिल्कुल ऐसा ही है कि देखिए, जब हम बाइल की बात करते हैं कि जिनका पित्ता अगर निकल गया, तो उनको कम से कम जो पहली एहतियात आ जाती है, छुट्टी डॉक्टर्स उनको एडवाइस करते हैं कि अब आपने जो है चिकनी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम रखना है, ऑयल, घी, बटर, इन तमाम चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करना है। अच्छा, लिवर को एक आदी बनना होता है, यानी बॉडी एडजस्ट करती है अकॉर्डिंगली। जब पित्ता हट जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी आम जिंदगी रूटीन नहीं गुजार सकते। लोग पूरी पूरी उम्र जो है वो इसके बगैर गुजारते, लेकिन फिर वो अपनी डाइट को इस तरह कंट्रोल करते हैं कि फैट्स इस हद तक क्वांटिटी में नहीं लेते, ऑयली चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते कि इतनी रतूबत की रिक्वायरमेंट हो, वो रतूबत निकल के ही नहीं आ पा रही है। ठीक तो है। ये नहीं, एक बैलेंस हो जाता है। ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पित्ते के हवाले से। डॉक्टर साहब, एक मिथ है जो आई डोंट नो ये मिथ है यानी, आप मुझे करेक्ट ज़रूर कीजिएगा, कि कहते हैं कि जो लोग डाइट करते हैं, जो अपनी सेहत का सही ख्याल रखते हैं, उनको ये मैदे की प्रॉब्लम या दूसरी दीगर प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस नहीं करनी पड़ती। इस हवाले से आप क्या कहना नहीं, चाहिए? देखिए बिल्कुल सही है, मिथ नहीं बल्कि हकीकत है कि जब आप अपना एक बैलेंस डाइट रखते हैं, आप जैसे अभी आपने शुरू में कहा कि, और हदीस से साबित है कि आप अपने मैदे को ऊपर लोड कम दें, जितना रिक्वायर्ड है, जितना आपकी बॉडी की डेली की बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से डाइट को लेंगे ना, बजाय इसके कि आपने वही, मैं जैसे कहता हूँ, ओवर फ्यूलिंग कर लेना, यानी आपने पेट को इतना ज़्यादा भर लेना और आपकी वो कैलोरीज फिर कहाँ जाएंगी, तो वो चीज़ स्टोर होना शुरू होगी, वेट बढ़ेगा तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट का प्रॉब्लम या स्ट्रोक या इस टाइप की बीमारियां जन्म दे सकती हैं। तो ये चीज़ें कॉमन है, मतलब इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जो ये, इसको बज़ाहिर लफ्ज़न कहा जाता है, लेकिन अगर इस पर अमल करके थोड़ा देखें तो एक हफ़्ता 10 दिन ट्राई करके देख लें। एक हफ़्ता या 10 दिन सिर्फ इस तरह ट्राई करें कि आपने दोपहर को अगर 1-2 रोटी आप खाते थे, आप 1 खा के देखें। आप अगर रात में 2 रोटी का या 1 रोटी का इस्तेमाल करते थे, आप आधा कर दें, तो आपको महसूस होगा कि आप बहुत हल्का और फ्रेश महसूस कर रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, आजकल जो लड़कियां या लड़के जो हैं वो डाइटिंग करते हैं बेसिकली, और डाइट के चक्कर में वो अपने आप को देखा गया कि भूखा रखते हैं, ना दोपहर का मील लेते हैं ना रात का, तो उससे आपका मैदा कितना डिस्टर्ब होता है? अच्छा देखिए, मैदे का जिस तरह कहते हैं ना कि अपना एक फंक्शन मेंटेन रखने के लिए, जिस तरह हमारी मसल्स हैं, हम अपनी मसल्स को मूव नहीं करेंगे तो वो फिर श्रिंक होती चली जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से मैदे में बहरहाल आपकी एक अमाउंट ऑफ फूड जो है वो जाना ज़रूरी है, आंतों की मूवमेंट के लिए,
लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनका इस्तेमाल भी नहीं होगा अंदरूनी तौर पे, जो कि आपको नहीं पता चल रहा होगा, तो ऐसी सूरत में फिर वो श्रिंक होना शुरू हो जाएंगी। तो आपने जिस तरह कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा खा खा के अपने पेट का जो उसका हजम है, जो उसका कैपेसिटी, वो आप उसको बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप कम करना शुरू करेंगे, जैसे आपने कहा डाइट पे आ जाते हैं और बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो फिर आपकी जो है ना वो ड्राइनेस, जिसे आम लफ्ज़ों में मैं बात कह रहा हूँ कि उसमें एक ड्राइनेस प्रोड्यूस होगी, यानी श्रिंकिंग होना शुरू होगी, एट्रोफिक होना शुरू हो जाएंगी। तो इंटेस्टाइन्स भी होंगी और स्टमक भी होगा। ठीक है। तो एक हद तक तो सही है, उसके ज़्यादा होगा तो नुकसानदेह। और अक्सर जब इसके बाद आप खाना शुरू करते हैं तो अचानक से आपकी ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है, पेट आपको लगता है बहुत भरा भरा सा है, यूज़ टू नहीं होते हैं। अच्छा जनाब, अब चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं पीटी एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, जिसका कोई एज सच कॉन्सेप्ट नहीं है। तो डॉक्टर साहब, इसमें कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लोगों को, बिकॉज आप सारा वक्त बैठे रहते हैं गैजेट्स पे या अपने काम पे, तो इतनी मूवमेंट हमारी है नहीं। उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी पीटी एक्सरसाइजेज के हवाले से मैं काफ़ी मतलब 4 महीने से भी ज़्यादा हो गए मैं इस चीज़ पे बात करता आ रहा हूँ कि पीटी एक्सरसाइजेस की अहमियत को अभी तक अगर आप नहीं समझ पाएँ, तो फिर मैं दोबारा एक लफ्ज़ ज़रूर कहूँगा कि अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को ज़रा बॉडी की चेक करके तो देखें। जो ख़ास तौर पे मिडिल एज के लोग हैं, जो अब पहुँच गए हैं, इवन मैं अब तो टीन एजेस का, क्योंकि गैजेट्स का, जैसे आप बार बार कहती हैं गैजेट्स यूज़ करते हैं तो मूवमेंट ही नहीं है। जब बॉडी मूवमेंट नहीं है, ज़रा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी चेक तो करें कि अब आप किस हद तक सिर्फ फ्लेक्सिबल रह गए। डॉक्टर साहब, गैजेट्स के साथ हम लोग उसमें जंक फूड का भी अगर शामिल कर दें तो गलत ना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि गैजेट्स प्लस जंक फूड तो आपका ओबेसिटी की तरफ भी जा रहे हैं, और प्लस ये कि एक्टिव नहीं है। एक्टिवनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने अभी एक मिसाल देता हूँ कि एक उम्र थी कि जब हम तमाम झूलों पे, जब हम जाते थे फनलैंड्स, तो हर झूलों पे बैठ रहे हैं और कोई मुश्किल नहीं हो रही हमें। आज अगर ज़रा सा भी ज़ोर से गर्दन घुमा के देखनी पड़ जाए तो चक्कर आने लग जाते हैं। क्यों? इसकी वजह ये कि हमने अपना जो उसका यूज़ टू थे वो अब आदी ख़त्म कर लिया, अपने आप को आदी नहीं रहे हम उस चीज़ के। तो आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म होती जा रही है। जब आप लिमिटेड होते चली जाएगी मूवमेंट, तो एक वक्त ये आएगा, जैसे मैंने कहा कि कल भी मैं ये मिसाल दे रहा था, कि आप अपने फिंगर्स को ज़रा उंगलियों पैरों की तरफ टच करने की कोशिश तो करें बगैर नी को बेंड किए हुए। तो आप देखेंगे कि अब आपके हाथ का लेवल जो है वो घुटने से थोड़ा सा नीचे जाएगा, इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो रही है। इसका मतलब है, जो फिर आप बात करते हैं बैक पेन में, जी मोरों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, नहीं उठा जा रहा, या गर्दन में झुकाव बहुत मुश्किल हो गया है, बार बार जो है वो शोल्डर्स में पेन जा रहा है, उसकी वजह यही है कि आपने अपनी जो मोरों की फ्लेक्सिबिलिटी थी, क्योंकि जगह अच्छी, अगर फ्लेक्सिबल होंगे तो ब्लड सप्लाई भी उतनी अच्छी बहाल होगी। जब उसकी मूवमेंट ही ख़त्म हो जाएगी, जब उसकी मूवमेंट में रिजिडिटी आ जाएगी, तो ऐसी सूरत में ना ब्लड वेसल्स बहाल होंगी, ना उनकी ब्लड वेसल्स की जो चौड़ाई है वो बढ़ेगी और वो श्रिंक होती चली जाएगी। तो ये बहुत पीटी एक्सरसाइजेस की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, वो आपको एक लचक देती है। मैं एक बहुत सिंपल सी बात करूँ, सिर्फ कमर पे हाथ रख के आप पीछे की तरफ ऐसे घूमते, हम लोग स्कूल में करते थे, और आगे बेंड कर रहे हैं, साइड में बेंड कर रहे हैं। अभी आप बेंड करके देखिए 3 दफ़ा 5 मिनट बेंड करें, उसके बाद आपको दर्द महसूस होगा। इसका मकसद क्या हुआ कि आपने वो मसल्स आपकी पूरे दिन के अंदर उस तरह इस्तेमाल ही नहीं हो रही होती, तो आपको पेन तो होगा फिर। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए तो इंशाल्लाह फिर काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। बिल्कुल, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहें तो अपनी सेहत को खुद ठीक कर सकते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाने की या किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जो दीगर बीमारियों में मुब्तला हैं, उनको एक एक वक्त में काफ़ी सारी मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उससे आपका मैदा कितना मुतासिर होता है, ये ज़रूर बताइए। अच्छा सवाल किया आपने। बहुत सारों का ये हेसिटेशन भी है और डर भी है। वो ये होता है कि जैसे हाइपरटेंशन की, यानी ब्लड प्रेशर की शिकायत जिनको है, वो मेडिसिन लॉन्ग टर्म यूज़ करनी होती है। डॉक्टर, इस पे हम तफसीली बात करेंगे। कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन कहती हैं याहिया बात कर रहा हूँ। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह रोज हम अच्छी मालूमात डॉक्टर साहब से लेते हैं। मेरे डॉक्टर साहब से पूछना है, डॉक्टर साहब देखिए बात ये कि हम अक्सर शादी ब्याह में जब जाते हैं तो रात का टाइम होता है और बड़ी लेट खाने मिलते हैं, और खाने के बाद हम अच्छा खासा हड़प कर लेते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम ये होती है कि हम जाके डायरेक्ट सो जाते हैं, जो डेफिनेटली हमारे पेट में और सीने में खाना दबा रह जाता है और वो हजम नहीं होता। अगर ऑल ऑफ अ सडन मुझे रात को पेन हो जाए, मेरे सीने में जलन हो जाए, और अगर किसी और के भी हो जाए मेरे घर में, तो मुझे फौरी रेमेडीज की क्या करनी चाहिए? मेरा सवाल ये है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि याया साहब हमारे रेगुलर कॉलर हैं, और जब भी वो कॉल करते हैं बहुत ही अच्छा सवाल उनका होता है, जिससे हमारे नाजरीन, जो मैं दीगर नाजरीन देख रहे हैं, उनको ये फ़ायदा ज़रूर होता है। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यार, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सब उसमें शामिल हैं कि जब रात को लेट नाइट आते हैं शादी ब्याह के खाने, जो कहते हैं ना दावतों के, और उसके बाद फिर अक्सर या तो सो जाते हैं या नहीं भी सोते, तो अब उस वक्त घर में आते जब पहुंचते हैं ना कोई मेडिसिन होती है और जलन होने लगती है और खाना ऊपर की तरफ आ रहा होता है, ख़ासतौर पर जब ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा हुआ हो।
देखिए मैंने इसके लिए बहुत सिंपल सा बता दूं, आप इसको ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। अमूमन लोग क्या करते हैं कि इसमें पानी पीने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा पानी पिएंगे, ठंडा पानी पिएंगे, वक्ती उस वक्त आराम आता है, उसके बाद फिर 5 से 10 मिनट के बाद दोबारा जब वो रिफ्लेक्स देता है तो वो और ज़्यादा शदीद होता है। देखिए इसकी वजह समझ लें कि अंदर क्या हुआ है, अंदर आपके फैट्स हैं बहुत ज़्यादा, प्रोटीन्स भी हैं और तेज़ाब भी आ गया है। आपने क्योंकि एक्चुअली उसमें पिया हुआ ऑलरेडी पानी या सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल किया होता है लाजमी। अब ये चीज़ जो है ना वो हल हो रही है, और हल होने के साथ साथ जो एसिड की यानी जो एसिडिटी है वो लिक्विडेट हो रही होती है, तो मज़ीद तेज़ाब रिलीज़ हो रहा होता है। सिंपली आप करें ये कि सूखी रोटी अगर घर में हो या ब्रेड हो या को बन हो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उसको थोड़ा सा एक या बहुत ज़्यादा नहीं यानी हाफ़ स्लाइस भी अगर आप लेके उसको सॉलो कर जाएं बग़ैर पानी के, और उसके बाद कुछ ना आप इस्तेमाल करें और बैठना है काफ़ी देर, कम से कम 15-20 मिनट बैठें सिर्फ वो सॉलो करके। होता एक्चुअली क्या है कि जब आप इस टाइप की कोई भी चीज़ लेते हैं, आपने देखा होगा चाय के अंदर, मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, चाय के अंदर हम एक रोटी, तंदूरी रोटी हो गई या रोटी डालें या हम बन डालते हैं, तो हम मजाक में भी कहते हैं कि जी बन ने पूरा जो है वो चाय सोख कर ली जी। इसी तरीके से जब इस टाइप की स्पंजी आप जो कार्बोहाइड्रेट्स आप जब लेंगे, इंटेक करेंगे, तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है वो अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो कि इजाफी तौर पे मैदे में हो गया है और वो उछाल पैदा कर रहा था। तो जब वो जज्ब हो जाएगा तो सुकून आएगा, यानी कहते हैं ना कंपैरेटिवली आपका पानी का लेवल कम हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में आपको फौरी तौर पर रिलीफ मिलेगा। पानी नहीं पीना है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल दी है और याहिया साहब आप ज़रूर इस पर अमल कीजिएगा। हम बात कर रहे थे डायबिटिक पेशेंट या जो भी दीगर प्रॉब्लम में मुब्तला हैं, जब वो एक साथ इतनी मेडिसिन लेते तो उससे आपका मैदा कितना मुतासर होता है, इसका जवाब हम ज़रूर लेंगे डॉक्टर साहब से। लेकिन फ़िलहाल मुझे कहा जा रहा है ब्रेक की तरफ जाना है, तो मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है मैदे के मर्ज़ पर। डॉक्टर साहब से हमने पहले पूछा था कि जो डायबिटिक पेशेंट है या जो दीगर बीमारी की जो पेशेंट है, उनको एक ही वक्त में काफ़ी सारी मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे उनका मैदा बहुत बुरी तरीके से मुतासर होता है। तो डॉक्टर साहब इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने कहा जैसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और ये हकीकत है कि जैसे हाइपरटेंशन के मरीज़ हो गए, जैसे मैं बात कर रहा था, डायबिटीज़ के हैं या गठिया के हवाले से हम बात करते हैं, जॉइंट पेन के हवाले से लॉन्ग टर्म इसमें यूज़ करनी पड़ती है मेडिसिन। अच्छा, लोगों का एक ख्याल ये है, मैं ख़ास तौर पे जो ब्लड प्रेशर, हार्ट के और डायबिटिक पेशेंट जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा अरसे, उनके जहन में दो खौफ होते हैं। एक तो ये है कि जी हम अगर ज़्यादा इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो हम आदी बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, एक आदी बनना, और दूसरी चीज़ ये आती है कि ये अपना असर ख़त्म कर देगी। एक बात, ये दोनों चीज़ें जहन से निकाल दें ज़रा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप अगर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा रहे हैं तो आप उसके आदी बन जाएंगे, क्योंकि एक बात जहन में रखिए कि एक दफ़ा अगर आपको ब्लड प्रेशर हो गया है, और जो कि मॉडरेट जिसे हम कहते हैं कैटेगरीज होती है ना, माइल्ड, एक बॉर्डर लाइन हम चीज़ की बात करते हैं कि जो अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, बेहतरी करें डाइट के अंदर, तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। एक वो कैटेगरी है जो अब आप बॉर्डर लाइन पे नहीं है, आपको एक डायग्नोस हो गया कि आप हाइपरटेंसिव हैं, या डायग्नोस हो गया आप डायबिटिक हैं या कार्डिक पेशेंट्स, तो डेफिनेटली। तो ऐसी सूरत में जो भी मेडिसिन बनाई जाती हैं इन पेशेंट्स के लिए, वो हर लिहाज से ये चीज़ को टेस्ट किया जाता है। जो हम फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल्स की हम बात करते हैं, तो ये जो ट्रायल्स होते हैं मेडिसिन के, एकदम से मेडिसिन मार्केट में नहीं आती कोई भी, इसके ऊपर सालों की रिसर्च होती है। तो उन रिसर्च के अंदर एक ड्यूरेशन पूरा चेक किया जाता है कि आया इतने साल तक पेशेंट्स को दी गई, इसके बाद एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स सेट किए जाते हैं और उनके ऊपर एक काफ़ी अरसे मेडिसिन को पहले कन्फर्म किया जाता है कि इसमें किस हद तक नुकसान होगा, किस हद तक साइड इफ़ेक्ट डेवलप होंगे, किस हद तक ये मैदे को या लिवर को या गुर्दे को या किसी और चीज़ को नुकसान पहुंचा सकती है या नहीं। तो ये तमाम चीज़ें चेक करके मेडिसिन आती हैं। इसका मकसद ये नहीं होता हरगिज़ कि आप अगर इस्तेमाल करेंगे और आप इस खौफ से छोड़ेंगे वो इंतहाई नुकसानदेह। कार्डिक पेशेंट अगर अपनी मेडिसिन छोड़ देंगे, ब्लड प्रेशर की छोड़ेंगे, तो उसका जो नुकसान है सबसे बड़ा ये है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा। खुदा ना खास्ता जो कार्डिक पेशेंट्स हैं उनको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं, या एंजाइना जिसे कहते हैं एग्रीवेट हो सकता है। शुगर के भी मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे कि जो मेटफॉर्मिन जिसे ग्लूकोफेज बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है, उन्होंने थोड़ा अर्से इस्तेमाल की, उसके बाद छोड़ दिया अपनी उम्र से। क्यों छोड़ दिया? कि हमने जी शुगर टेस्ट की थी, बेहतर आई, हमने कहा कि अब सही हो गई शायद। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है। कॉलर भी हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही आपका है? प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं फौजिया खालिद बात कर रही हूँ। डॉक्टर अब्बार रहमान नाइस प्लान बहुत अच्छा बता रहे हैं। थैंक यू लेकिन सो मुझे मच। मुझे फिर उनसे ये सवाल था कि मेरे मेदे से मेरे नाक से और इसमें कलेजे तक मेरा पिता नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो सर मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। बाल दफा कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं वो सेमिथेरेपी ले रही हूँ, मगर मेरे दर्द नहीं कम होता, मेरे इतना ही दर्द हो रहा है। अच्छा, दर्द का बताइएगा। आप कैसे मुझे बता दें, और आप अपना टेलीफोन नंबर भी मुझे प्लीज उससे कह दीजिए। ठीक है, ये बताइएगा आपने क्या कहा कि गुर्दों में बहुत तकलीफ होती है? नहीं, मेरे मेरे से मेरे नाक से लेके और मेरे जो कलेजा पित्ता नहीं ज्यादा मेरा पित्ता, ठीक है, तो ठीक है, उसकी वजह से ना मेरे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। पेट में मेरा सख्त रहता है पेट का। ठीक हो है। गया। अभी आपको इसका जवाब देते हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, डॉक्टर साहब का नंबर भी चाहिए। अच्छा ठीक है, वो मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि आपको नंबर वो आप मेरा बता दीजिए। अच्छा देखें, बात ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि कंप्लेन है, आपको ये बोझ महसूस होता है ख़ासतौर पसली की तरफ नीचे जहाँ पे पित्ता है और कलेजी है। इसमें कई वजूहात हो सकती हैं। देखें, एक पहली बात जहन में रखें। अच्छा, अमूमन मैं इसलिए आपके तवज्जुह से एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ लोगों ने एक जहन में तो बनाया हुआ होता है ना, आज़ा कौन सा चीज़ कहाँ है, तो वो बड़ा रिलेट करते हैं कि मिसाल के तौर पे यहाँ दर्द हो रहा है तो अब उनके जहन में 2-3 बड़े जो आज़ा हैं, जिसमें लिवर की हम बात कर लें या गॉल ब्लैडर की, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सख्तगी भी आ सकती है। जैसे आपने कहा, अगर आपकी आंतों की मोटिलिटी कम हो गई है, आंतों की मूवमेंट कम है, तो ऐसी सूरत में इस पूरे एरिया में बहुत सख्तगी आ सकती है, क्योंकि यहाँ बड़ी आंत इस तरह ऊपर की तरफ जा रही है, फिर इस तरफ जा रही है जिससे ट्रांसफर्स, और फिर नीचे इतनी बड़ी आंत होती है। और अगर इसमें कंजेशन प्रोड्यूस हो जाए, एब्जॉर्प्शन पानी का ज़्यादा हो जाए, तो फिर यहाँ पे सख्तगी महसूस होगी, पेन भी वैसे ही महसूस होगा, फील ये होगा कि खुदा ना खास्ता जैसे लिवर में हो रहा है या पित्ते में। बहरहाल जैसे अभी आपने कहा, तो आप मुझे 12 से 1 के दरमियान कॉल कर लीजिएगा। आप हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो आपको इंशाल्लाह नंबर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप मुझे कॉल करें तो मैं आपको डिटेल में एडवाइस कर सकूँगा कि आपने क्या मेडिसिन लेनी है इसके लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? बेटा मैं डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी, प्लीज़ जी। कीजिए। जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ कम कर दें तो हम आपको बासानी सुन सकते हैं। जी जी जी, पूछिए प्लीज़। जी डॉक्टर साहब, मैं हुमायूं खान बोल रहा हूँ। जी 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 कहिए। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे कोई 15 साल पहले शुगर की वजह से टांग कट गई थी। मैं इंसुलिन भी लेता हूँ, स्टंट भी मेरे पड़े हुए हैं, मगर मुझे अभी सिर्फ प्रिकॉशनरी जो टांग है ना, जो एक टांग मेरी चल रही है, जी जी उस टांग में जो प्रॉब्लम आ रही है वो कि वीक हो जाती है। दूसरा ये कि किसी किसी वक्त ना बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई काम ही नहीं कर रही। तो प्रिकॉशनरी कोई चीज़ ऐसी कि आप बता सकते हैं जिससे वो अच्छा, कम से कम मैं आप सिर्फ लेफ्ट, आपकी लेफ्ट लेग की बात कर रहे हैं? लेफ्ट लेग आपको जो लेफ्ट लेफ्ट जो मेरी इस वक्त ठीक है, राइट मेरी कटी हुई है। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको कितने अरसे से शुगर है? ये मुझे 1987 से है। ओके, काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा देखें सर, बात ये है कि अमूमन जिनको बहुत अरसे से शुगर रह रही हो और अगर बहुत कंट्रोल लेवल्स में वो ना रही हो इतने अरसे में, यानी उसको बहुत सही तरीके से वो कंट्रोल ना हो, तो ऐसी सूरत में जो डायबिटिक की कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज़ की, वो क्योंकि डेवलप होने लगती हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी है। तो ये न्यूरोपैथी का मतलब ये है कि जो नर्व्स हैं, जो नसें पूरी बॉडी के अंदर हमारी नसें करंट की तरह हैं, अब वो जो है नसों में जो है ना उसमें वीकनेस आने लगती है, उनकी जो पावर स्ट्रेंथ है जो करंट की वो कम हो जाती है। तो ऐसी सूरत में जिन जिन जगहों को वो सप्लाई कर रही हैं नर्व्स, वहाँ का एरिया मुतासर होने लग जाता है। तो जैसे अभी आपने कहा कि एम्पुटेशन भी आपके हुई हुई है पैर में, इट मीन्स के डायबिटीज़ की वजह से ही हुआ। डायबिटिक फुट डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जो डायबिटिक फुट होते हैं उनमें गैंग्रीन होने लगता है, ख़राबी आने लगती है, तो ऐसी सूरत में उसको एम्पुटेट किया जाता है। बहरहाल मैं चाहूँगा कि आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, डिटेल में मैं आपसे इस चीज़ को डिस्कस करके इंशाल्लाह कुछ चीज़ें एडवाइस करूँगा। तो हमारी कोशिश होगी कि इसको कम से कम, मतलब इसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, ना ही इसके सिम्टम, लेकिन इसमें कंपैरेटिवली जो इस वक्त कैफियत है उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। तो शुगर कंट्रोल को भी चेक करना होगा कि आप जो डोज़ ले रहे हैं उससे आपकी शुगर लेवल्स क्या हैं,
क्यों इतना इतना जो डेटोरिएशन क्यों आ रहा है, तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आपसे डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अगर आप चाहें तो डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं शो के आधे घंटे बाद। डॉक्टर साहब साथ ही साथ हम ये मेंशन करते चले, बिकॉज जब इख्तिताम होता है तो हमारे पास इतना वक्त बाकी नहीं रहता कि मंडे को हमारे साथ एक डेंटिस्ट मौजूद होंगे, तो आपने वो प्रोग्राम बिल्कुल मिस नहीं करना है। उस दिन बात होगी ओरल हाइजीन के हवाले से। तो आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अगर मोशन लग जाए या वॉमिटिंग हो जाती है खुदा न खास्ता, बिकॉज आजकल वेदर भी कुछ इतना ख़राब चल रहा है, तो उस कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो आप फ़ौरी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे लेते ही आपको आराम आ जाए? बहुत सिंपल कर देते हैं कि जब भी मैदे का कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो गैसेस बन रही हो, चाहे वो तेज़ाबियत हो गई हो कोई, आपने 2 चीज़ें अवॉइड करना शुरू करें कुछ दिन के लिए भले जाए, जिसमें आपने गोश्त और चिकनाई, यानी चिकनाई किसी भी शक्ल में, ऑयल की शक्ल में हो, घी हो, फैट हो, बटर हो, कोई भी चीज़ हो, ये आपने 2 चीज़ें फ़िलहाल वक्ती तौर पे और सिर्फ वेजिटेबल्स के ऊपर और कार्बोहाइड्रेट्स पे आती हैं, यानी सब्जी दालों का इस्तेमाल करें और कार्बोहाइड्रेट यानी चावलों का, रोटी का इस्तेमाल आप करें। डॉक्टर साहब इसको हम डिटेल में बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ, शहरोज जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं डॉक्टर साहब से ये पूछता था कि मैं जैसे कुछ खा लूँ दोपहर को ना खाना या सुबह नाश्ता, तो पेट में फ़ौरन गैस सा बन जाता है। ठीक है। और फ़ौरन जो है तो वॉशरूम जाना पड़ता है, तो ठीक हो, कुछ खा नहीं सकता, कुछ मरोड़ भी होता है, मरोड़ हो जाता है और दर्द हो जाता है, दर्द होने लगता है। ठीक है, अच्छा ये इस हर दफ़ा के खाने के बाद इस तरह महसूस होता है या सिर्फ दोपहर को? ये 1 मंथ हो गया, हर दफ़ा खाने के साथ, सुबह दोपहर और रात का खाना। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 21 साल है। अच्छा देखिए, अमूमन वही जैसे हम बात कर रहे थे फिरोज के, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी कॉमन है इस यंग एज के अंदर भी, वो चीज़ अब मिलती है बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है कि IBS के सिम्टम्स हो, बाद सिर्फ ये, उसके अलावा भी वजह हो सकती हैं और कॉजेज़ भी हैं जिसके से इंटेस्टाइनल इरिटेशन हो सकती है। तो मेडिसिन आपको एडवाइस की जाएगी इंशाल्लाह। आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा 12 से 1 के दरमियान, तो मैं आपको मेडिसिन भी इंशाल्लाह इसके लिए एडवाइस कर दूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ जी, सियाज हुसैन। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? जी क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब ये है कि मैडम मेरा ना 2 साल से ऑपरेशन हुआ और पिट्टा निकला हुआ है। ठीक है। तो वो ना मेरे में ना जलन बहुत ज्यादा होती है, पेट फूल जाता है और गला जो है ना वो भी दूसरा दर्द होता है, छाती भी दर्द होती है। जी जी। हाँ, तो वो डॉक्टर बोल रहे मेरे का पिट्टा निकला हुआ और वो छाती भी और पेट फूल जाता है। ठीक हो गया। देखिए, आपने जो है ना जिस चीज़ का ख्याल रखना है, मैं अभी वही बात कह रहा था कि जिनका भी पित्ता निकाला जा चुका है किसी भी वजह से, ऐसी सूरत में उनको चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम रखना है और गोश्त का भी, यानी प्रोटीन्स का इस्तेमाल भी कम करना है। ये 2 चीज़ों पे आपने कंट्रोल रखना है। कार्बोहाइड्रेट यानी जिसमें रोटी, चावल, दालें, सब्जियां, ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें, दही का आप इस्तेमाल करें, तो एक्चुअली वो बैलेंस जो है, जो तेज़ाब का और रतूबत जो पित्ते से आ रही है, ये दोनों का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है अमूमन जब पित्ता निकाल दिया जाए डेफिनेटली। तो ऐसी सूरत में फिर आपको अपनी ग़िज़ा के अंदर कंट्रोल इस हद तक रखना पड़ता है कि तेज़ाब कम से कम बने। आपकी वो ग़िज़ाएँ हों जिसमें तेज़ाब का इस्तेमाल या रोल कम हो जाए, वो उसमें सारी कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट हैं, वो आप इस्तेमाल करें। बाकी मेडिसिन भी सपोर्ट दी जा सकती है। आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा 12 से 1 के दरमियान, तो इंशाल्लाह मैं आपको मेडिसिन भी इसके हवाले से एडवाइस कर दूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, आप वेजिटेबल्स और दालों की बात कर रहे थे, मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्या वो आप स्टीम या बॉयल ले सकते हैं या उसमें तो अच्छा होता क्या है कि अमूमन मैंने ये चीज़ मैंने घर पे भी अप्लाई करके देखी है कि अब जब मैं मिसेस को भी अक्सर कहा कि जी आप स्टीम में ले लें, हाँ, तो वो नहीं खा पाते हैं। अमूमन स्टीम जो होता है बॉयल किए हुए सिर्फ नहीं खा सकते, आप उसको बहरहाल पका लें थोड़ा सा ताकि वो पैलेटेबल हो जाए। और जैसे आपने डेंटिस्ट्री के हवाले से कहा, बिल्कुल ज़रूरी है कि जिनको रूट कनाल का प्रॉब्लम है, टीथ के जो या कीड़े के हवाले से गर्म्स की प्रॉब्लम्स हैं, ये इंशाल्लाह ज़रूर मंडे को आप देखें और डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मंडे का प्रोग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखना नहीं भूलना है। मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब का थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को। तो वीकेंड स्टार्ट हो गया है, और एक और बात जाते जाते कहूँगी कि हुकूमत पाकिस्तान ने लॉकडाउन जो है वो ख़त्म कर दिया है, ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें जो है वो खुल चुकी हैं, लेकिन कोरोना अभी तक से है, थमा नहीं है।
लेकिन तादाद कम होती जा रही है। तो अपना ख्याल रखिए, SOPs को फॉलो कीजिए और मुझे, डॉक्टर साहब को, मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।